नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस स्टडी विद डिवोशनल पर। यूपीएससी यूपीपीएससी मेंस की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीएस3 के एग्रीकल्चर सेक्शन का एक टॉपिक, लैंड रिफॉर्म इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये हमारी जीएस3 मेंस पेपर के एग्रीकल्चर सेक्शन का लास्ट टॉपिक है। हमारे जीएस3 मेंस का एग्रीकल्चर सेक्शन इस पेपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज हम इस सेक्शन का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस सेक्शन के जो बाकी पॉइंट्स हैं सिलेबस के हिसाब से, इनके लेक्चर वीडियोज़ का लिंक हमने नीचे दे दिया है, जिसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं था। हमारे कृषि प्रधान देश होने के बावजूद कृषि क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बहुत कम थी। हमारी ग्रामीण सोसाइटी में इक्विटी को डेवलप करने के लिए लैंड का रिफॉर्म एक मेजर नीड बन चुका था। हमारी कंट्री में इसकी नीड क्यों पड़ी? फ्रॉम 1947 टू 1970, फ्रॉम 1970 टू 1991 एंड फ्रॉम 1991 ऑनवर्ड्स लैंड का रिफॉर्म किस तरीके से हुआ, इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहे, इसका आउटकम क्या रहा, हमारे इंडिया में लैंड रिफॉर्म के टारगेट्स क्या थे, उसके कंस्ट्रेंट क्या थे, हमारे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में इसने क्या रोल प्ले किया। इन सारे पॉइंट्स को सिलेबस के हिसाब से कवर करते हुए हम इस टॉपिक को बहुत ही होलिस्टिक वे में कवर करेंगे, सो दैट इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसे हम प्रॉपर आंसर कर पाएँ। इससे पहले हम आज के अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करें, हम आपके लिए लेके आए हैं एथिक्स का एक एग्जाम्पल, इमोशनल इंटेलिजेंस। ई आई क्या है? ये एक एबिलिटी है अपने इमोशन को और दूसरे के इमोशन को समझने की, जिसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कर सकते हैं अपनी या किसी और की थिंकिंग और एक्शन को गाइड करने में। एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस नॉलेज नहीं है, ये एक इमेजिनेशन है। चार्ल्स डार्विन कहते हैं इमोशन हमारे सर्वाइवल में हेल्प करता है। अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस के वेरियस एलिमेंट डायमेंशंस को देखें, और इसे डिस्क्राइब किया गया है डेनियल गोलमैन के द्वारा। इसमें है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल। सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जानना, इसके लिए टेक्निक है इंट्रोस्पेक्शन, फीडबैक, मेटाकॉग्निशन। सेकेंड है सेल्फ रेगुलेशन, इसका मीन्स है अपनी इमोशन को कंट्रोल करना बाय योगा, मेडिटेशन, डाइवर्स एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करके, हमारे अंदर जो एनर्जी है उसको अनलॉक करके और अपने इमोशन को किसी और डायरेक्शन में प्रवाहित करके। थर्ड है मोटिवेशन, ये एक तरह से हमारी पर्सनल ड्राइव है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, हमारा कमिटमेंट है अपने गोल को पाने के लिए। नेक्स्ट है एम्पैथी, इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर पीपल, उनकी नीड को, उनके इमोशन को समझने का तरीका है, जो कि डेवलप हो सकती है बाय अटेंटिव लिसनर, एक कीन ऑब्जर्वर के रूप में, थिंकिंग फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव, जो भी डाइवर्स पीपल हैं उनके साथ मीट करके, और जो भी स्टीरियोटाइप्स है हमारे माइंड में उन्हें दूर करके। नेक्स्ट है सोशल स्किल, इट इज़ द बिल्डिंग रिलेशनशिप विथ अदर पीपल बाय अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग, जो दूसरे लोग हैं ना उनके अंडरस्टैंडिंग को, उन्हें एक्सेप्ट करके, इसे हम अचीव कर सकते हैं इमोशनल अपील के माध्यम से, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के माध्यम से, और दूसरों के प्रति एक अनकंडीशनल रिगार्ड के माध्यम से, सम्मान दे करके। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में इसके एप्लीकेशन को देखें, ये एक तरह से ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस को कम करता है, हमारी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है, स्टाफ की रिक्वायरमेंट को समझता है, हमारी पर्सनल वेलबींग को बढ़ाता है, हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करता है, और ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। और इस इमोशनल इंटेलिजेंस को हम बिल्ड कर सकते हैं किसी को रोल मॉडल बना करके, अपनी लिसनिंग पावर को इम्प्रूव करके, एम्पैथी को जनरेट करके, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करके, डिबेट्स के माध्यम से, और ओवरऑल इमोशनल लिटरेसी को इम्प्रूव करके। इस तरह से हम हमारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस को बिल्डअप कर सकते हैं। साइरस कहते हैं हमें अपनी फीलिंग पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम अपनी फीलिंग पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो फीलिंग हमें कंट्रोल करेंगी। और ये इमोशनल इंटेलिजेंस एक सिविल सर्विसेज के लिए और हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम आज के अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। लैंड रिफॉर्म क्या है? ये एक तरह से लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम रिच टू पुअर, और इसे विजुलाइज किया जाता है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, एक सोशल जस्टिस के इंस्ट्रूमेंट के रूप में। हमारे इंडिया में आज़ादी से लेकर अब तक कई सारे लैंड रिफॉर्म किए गए हैं। उनमें से कुछ हैं एबोलिशमेंट ऑफ इंटरमीडियरीज, टेनेंसी रिफॉर्म, लैंड का कंसोलिडेशन है, लैंड की सीलिंग है, कोऑपरेटिव फार्मिंग का डेवलपमेंट है, और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है। ये एक तरह से हमारे इंडिया में लैंड का रेगुलेशन है, एक ओनरशिप का रिफॉर्म है, और इन लैंड्स को गवर्नमेंट के द्वारा रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया फ्रॉम लैंड होल्डर्स टू लैंडलेस पीपल, दैट इज नोन एज लैंड रिफॉर्म। 1947 से अब तक जो भी लैंड रिफॉर्म हुए हमारे कंट्री में, वो किस तरह से इवॉल्व हुए, हमें क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। एग्जामिन हाउ लैंड रिफॉर्म्स हैव इवॉल्व्ड विथ चेंजिंग कंपोनेंट एंड सब्सटेंस।
15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे इंडिया को पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस तो मिल चुकी थी, बट सोशल और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस अभी भी मिलनी बाकी थी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वो एक स्मॉल मार्जिनल फार्मर की तरह थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस हम इस लैंड रिफॉर्म को एक अलग अलग पीरियड के माध्यम से समझेंगे। पहला पीरियड है 1947 टू 1970, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। हमारे कंट्री में जमींदार का अरेंजमेंट, जागीरदार का अरेंजमेंट कई सालों से चलता चला आ रहा था, जो कि हमारे कंट्री में शोषण का एक बहुत बड़ा माध्यम थी। सबसे पहले कुमारप्पा कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस पे हमारे इंडिया में सारे स्टेट के द्वारा जमींदारी को, जागीरदारी को पूरी तरह से ख़त्म किया गया और 1960 तक आते आते करीब 20 मिलियन कल्टीवेटर्स गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ चुके थे। नेक्स्ट है टेनेंसी रिफॉर्म। जो भी टेनेंट फार्मर थे उन्हें सिक्योरिटी ऑफ राइट दिया गया और ऐसे फार्मर्स जो कि लैंड को कल्टीवेट कर रहे थे एक फिक्स्ड पीरियड के लिए उन्हें ओनरशिप का राइट दिया गया। सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड लैंड कंसोलिडेशन। स्टेट गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन पास किया कि कोई लैंड एक इंडिविजुअल मैक्सिमम कितना रख सकता है उसको लिमिट करने के लिए, और जो भी एक्सेस लैंड थी उसको लैंडलेस फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और कई सारे मूवमेंट चलाए गए जैसे कि भूदान मूवमेंट, ग्रामदान मूवमेंट, सो दैट जो बड़े लैंड लॉर्ड्स थे वो विलेज के नाम पे अपनी लैंड प्रॉपर्टीज़ को रिनाउंस कर पाएँ। इन मूवमेंट के माध्यम से उन्हें परस्यूड किया गया। सेकेंड पीरियड है फ्रॉम 1970 टू 1991, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड सीलिंग सरप्लस लैंड। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर के ऐसी इरिगेटेड लैंड जो कि कल्टिवेबल थी साल में 2 बार के लिए, उसके करीब 4 हेक्टेयर्स को सीलिंग लिमिट में रखा गया। और जो भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उन्हें अपडेट करने के लिए 7वीं 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कई सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाई गई। और तीसरा पीरियड है फ्रॉम 1991 टू प्रेजेंट। जैसा कि हम जानते हैं 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आया और इस इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद कई सारे लिबरल लैंड रिफॉर्म को प्रमोट किया गया। लाइक लैंड की लीजिंग है, कोऑपरेटिव फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कुछ अगर रिसेंट लैंड रिफॉर्म देखें, लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन। 2016 के पहले एक प्रोग्राम था नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जो कि 2016 में रिप्लेस किया गया बाय डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें कि सारे लैंड रिकॉर्ड्स को इंक्लूडिंग म्यूटेशन कंप्यूटराइज किया गया, जिसकी वजह से लैंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। मैप है, सर्वे है, उनको डिजिटाइज किया गया और जो भी सेटलमेंट रिकॉर्ड है उनको अपडेट किया गया। और ये बहुत बड़ा माध्यम बन सका जो भी लैंड डिस्प्यूट्स हैं उनके स्कोप को मिनिमाइज करने के लिए। इससे संबंधित एक प्रोजेक्ट चलाया गया कर्नाटका में जिसका नाम है भूमि प्रोजेक्ट। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है स्वामित्व स्कीम, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, जिसका एम है हमारे ग्रामीण इंडिया में एक इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सोल्यूशन लेके आना, जिसमें ड्रोन के द्वारा सर्वे किया जाता है जो हमारे रूरल एरिया हैं उनके इनहेबिटेंट लैंड को डिमार्केट करने के लिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे रूरल इंडिया के लिए एक इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सोल्यूशन प्रोवाइड करना। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के सिटीजन्स हैं उन्हें इस प्रॉपर्टी को एक फाइनेंशियल एसेट के रूप में लेवराइज करना और रूरल प्लानिंग के लिए एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड को क्रिएट करना, प्रॉपर्टी टैक्स को डिटरमाइन करना और जो भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं, लीगल इश्यूज़ हैं उन्हें कम करना, एक तरह से सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना GIS मैप के माध्यम से। नेशनल लैंड बैंक्स ये एक तरह से नॉन प्रॉफिट कॉरपोरेशन है, एक गवर्नमेंट एंटिटी है जो कि वैकेंट प्रॉपर्टीज़, वैकेंट लैंड और टैक्स डेलिंक्वेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्पोज करना, उसे मैनेज करने में हेल्प करता है ताकि जो भी वैकेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उसे दोबारा से डेवलप कर पाएँ और ज़्यादा प्रोडक्टिव यूज़ के लिए। नीति आयोग की स्ट्रेटजी है फॉर न्यू इंडिया एट 75। जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए प्री अप्रूव्ड लैंड बैंक को क्रिएट करने के लिए हर एक लेवल पर एक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड मैप हो और इस तरह के सिस्टम को हर एक लेवल पे अडॉप्ट करने का सजेशन दिया गया। अगर हम 1947 से अब तक देखें तो लैंड रिफॉर्म एक कंटिन्यूस फिनोमिना रहा है, बट हर बार इसका नेचर चेंज हुआ है टाइम की नीड के हिसाब से। कई सारे रिफॉर्म्स को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया गया लाइक एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, और कुछ को लिमिटेड सक्सेस मिली, जैसा कि हमने देखा वेस्ट बंगाल ने लैंड को बहुत ही अच्छी तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट किया और तेलंगाना ने लैंड के रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने में बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया। अगर हम अपनी कंट्री में एक सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी चाहते हैं तो जो भी स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, टेनेंट्स हैं, उनके वेलफेयर के लिए अदर मेजर्स के साथ में मैंडेटरी डिजिटाइजेशन एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर सकता है। इससे संबंधित कुछ डेटा है हमारे पास। अगर हम 2010-11 और 2015-16 के बीच में ड्यूरेशन को देखें तो लैंड होल्डिंग के एवरेज साइज़ का
रिडक्शन देखने को मिला है करीब 30 स्टेट्स और यूटी में। और अगर हम ऑल ओवर इंडिया देखें तो ये रिडक्शन करीब 6.09% का रहा। 2010-11 में एवरेज फार्म साइज दैट वाज 1.15 हेक्टेयर, और जो टोटल लैंड है ना उसका 10% से भी कम अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज के लिए था। एक पॉलिसी है नेशनल लैंड पॉलिसी, जिसकी मेन गोल है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट एंड प्रॉस्परस लाइफ एंड डेवलपमेंट। जैसा कि हम जानते हैं लैंड रिफॉर्म हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट सब्जेक्ट की लिस्ट में आता है। अगर हम ये देखें कि लैंड रिफॉर्म के फेवर में क्या आर्गूमेंट्स हैं, इसका मेजर पॉइंट है इक्विटी। एक्चुअली हम देखते हैं ना कि हमारे इंडिया में लैंड का मेजर पोर्शन इंजॉय किया गया बाय ए माइनॉरिटी ऑफ लैंडलॉर्ड्स, और अगर हमें इसमें सामंजस्य को बिठाना है तो हमें इक्विटी की तरफ आगे बढ़ना होगा। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन लैंड साइज एंड एफिशिएंसी। लैंड जितने छोटे होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होती है, और जो ओनर का कल्टीवेशन है वो शेयर क्रॉपिंग से भी कहीं ज़्यादा एफिशिएंट होता है। ये कुछ पॉइंट रहे जो हमारे कंट्री में लैंड रिफॉर्म के लिए मेजर रीजन प्ले करते हैं। अगर हम इसके अगेंस्ट में आर्गूमेंट्स को देखें, इसमें ये देखा गया कि एक सेंट्रली मैनेज्ड लार्ज एग्रीकल्चरल लैंड को डिवाइड किया जाता है एमंग इंडिविजुअल प्राइवेट ओनर्स में, और ऐसे पीजेंट इतने एफिशिएंट नहीं होते कि इंडिविजुअली कल्टीवेशन को कैरी कर पाएँ। और ये देखा गया है कि जो लार्ज स्केल कल्टीवेशन के लिए लैंड का जो फ्रेगमेंटेशन है ना वो हेल्प नहीं करता। एविडेंस ये भी बताते हैं जो भी लैंड रिफॉर्म है वो पॉवर्टी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। कुछ कंट्री में ऐसा भी देखा गया है कि लैंड रिफॉर्म में लेड टू इकोनॉमिक डिक्लाइन और फूड इनसिक्योरिटी भी देखने को मिली है, जैसा कि हमने जिम्बाब्वे में देखा। ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ तो लैंड एक बेसिस था इकोनॉमिक एक्टिविटी का, और हमारे इंडिया की एक बड़ी एग्रेरियन सोसाइटी के लिए। एक्चुअली जो लैंड रिफॉर्म है ना वो एक वाइटल स्टेप है फॉर इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी के लिए, बिकॉज आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी जो इंडिया की रूरल सोसाइटी है वो पहचानी जाती थी जमींदारों के माध्यम से और लैंडलॉर्ड के माध्यम से, और ये इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी ही इसे दूर कर सकती थी। इसके कोर ऑब्जेक्टिव हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड पूरी सोसाइटी में, ताकि जो लैंड है ना वो कुछ लोगों के हाथ में ना रहे। लैंड की सीलिंग है ताकि जो सरप्लस लैंड है उसे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स में डिस्पर्स कर पाएँ, और ये एक मेन फैक्टर है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। जो भी इंटरमीडिएरीज हैं उन्हें एबोलिश करना, टेनेंसी रिफॉर्म लेके आना, कृषि क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, जो भी लैंड होल्डिंग्स हैं उन्हें कंसोलिडेट करना और लैंड के फ्रेगमेंटेशन को रोकना, कोऑपरेटिव फार्मिंग को डेवलप करना, और इकोनॉमिक पैरिटी के माध्यम से सोशल इक्वालिटी को इंश्योर करना, और जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ना उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं लैंड के ऊपर उन्हें इंश्योर करना। लैंड रिफॉर्म का मतलब सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए ही नहीं, ये बेस है मैन्युफैक्चरिंग और अदर डेवलपमेंट का। हमारी कंट्री में जो भी लैंड रिफॉर्म किए गए उनके कई सारे आउटकम निकल के आए। जो मिडिल मैन थे, लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, उन्हें पूरी तरीके से एबोलिश कर दिया गया, लैंड की सीलिंग की गई। इसके तहत क्या होता है, जो भी लैंड होल्डिंग्स होती हैं उसके साइज़ को कैपिंग कर दी जाती है, सो दैट जो इंडिविजुअल फैमिली है वो लैंड का कुछ हद तक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होल्ड कर पाए। लैंड का पोजीशन है, ऐसा नहीं है कि लैंड सिर्फ इकोनॉमिक इनकम का ही सोर्स है, वो सोशल स्टैंडिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली क्या हुआ, बहुत सारी लैंड कल्टीवेशन के अंदर में आ गई, क्योंकि क्या हुआ जो टेलर्स थे वो खुद लैंड ओनर बन गए, जिससे प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज देखने को मिला। हमारे कंट्री में लैंड के रिफॉर्म तो हुए बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी देखने को मिले। लैंड रिफॉर्म होने के बावजूद हमारे इंडिया में कुछ ऐसे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स रहे जो मनी लेंडर्स का शिकार हुए और अपने आप को उनके कर्ज से इम्प्रूव नहीं कर पाए। ग्रामीण क्षेत्रों में पॉवर्टी स्टिल देखने को मिलती है। लैंड सीलिंग का जो इफेक्ट है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अलग अलग देखने को मिलता है, और कई सारी प्लांटेशन को लैंड सीलिंग से एग्जेम्प्ट किया गया। कई सारे लोग ऐसे रहे जो बेनाम संपत्ति के नाम पे लैंड का मेजर पोर्शन अपने पास रखते रहे। हमारे इंडिया में जो भी लैंड रिफॉर्म हुए उनके अगर कोर टारगेट्स को देखें, जो भी लैंड लीजिंग है उसको ईज करना, उसे लीगलाइज करना, जो भी फ्रेगमेंटेड प्लाट्स हैं उनको कंसोलिडेट करना ताकि उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके और ग्रामीण सोसाइटी में इक्विटी को प्रमोट कर पाएँ। एक डिजिटाइज्ड और इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड सिस्टम को क्रिएट करना जो कि सारे स्टेट में एक्सेसिबल हो। फॉरेस्ट लैंड के मैनेजमेंट में एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना, और जो भी वेस्ट लैंड है उसको प्रोडक्टिव बनाना, और प्रॉपर्टी राइट्स को स्ट्रेंथन करना, स्पेशली जो कम्युनिटी राइट्स हैं फॉरेस्ट के ऊपर। फिर भी हमें इस क्षेत्र में कुछ कंस्ट्रेंट देखने को मिलते हैं। जो भी एग्रीकल्चरल टेनेंसी लॉज हैं वो रिस्ट्रिक्टिव हैं, जो कि कई सारे इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, लाइक कंडीशन ऑफ लीजिंग एंड हाई इनफॉर्मल टेनेंसी। और जो स्मॉल साइज के लैंड पार्सल्स हैं ना वो इकोनॉमी को डिसइंसेंटिवाइज करते हैं। जो फॉरेस्ट लैंड है वो श्रिंक होते जा रहे हैं,
और पुअर प्रोडक्टिविटी भी देखने को मिलती है। एक कंक्लूसिव टिटलिंग एंड रिकॉर्ड की कमी है। इन सारे कंस्ट्रेंट को ओवरकम करने के लिए कुछ वे फॉरवर्ड हैं। स्टेट्स चाहे तो मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट 2016 को कंसिडर कर सकते हैं। लैंड की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए लैंड की पुलिंग के माध्यम से लैंड के छोटे छोटे प्लाट्स को कंसोलिडेट कर सकते हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करके जो फॉरेस्ट लैंड है उसे अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं और जो भी लैंड रिकॉर्ड सिस्टम है उसको और ज़्यादा अपडेट और मॉडर्नाइज कर सकते हैं। वेस्ट लैंड डेवलपमेंट करने के लिए हम PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इनिशिएट कर सकते हैं। अर्बन डेवलपमेंट को फाइनेंस करने के लिए लैंड को रिसोर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ उसमें अगर लैंड रिफॉर्म के रोल को देखें, क्योंकि हमने देखा लैंड रिफॉर्म में बड़े फार्म को छोटे फार्म में कन्वर्ट किया गया जिसमें और ज़्यादा अधिक प्रोडक्शन देखने को मिला। लैंड के जो ओनर कल्टिवेटेड प्लाट्स हैं ना उनमें और ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिला शेयर क्रॉपिंग टेंडेंसी की बजाय। जो लैंड का कंसोलिडेशन हुआ उससे हम कर पाए इरिगेशन मैनेजमेंट, लैंड का इम्प्रूवमेंट और डिफरेंट प्लाट्स को और अच्छी तरीके से सुपरवाइज कर पाएँ, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाए। एग्रीकल्चरल क्रेडिट, आज हम देखते हैं एक्सेस टू क्रेडिट काफ़ी ईजियर हो गया है, जिसका एक बहुत बड़ा रीज़न है टेनेंसी लॉ के अंदर लैंड का ओनरशिप, जिसकी वजह से फार्मर्स नई से नई फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं और अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और अपने आप को इंसेंटिवाइज करते हैं। वेस्ट लैंड को कम से कम किया गया, प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, तो फूड सिक्योरिटी भी देखने को मिली। इसकी वजह से एग्रीकल्चर में एक नया मॉडर्नाइजेशन देखने को मिला। इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन है, माइक्रो इरिगेशन है, मार्केटिंग है, स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है। इन सारी फील्ड्स में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से इन फार्मर्स को एक यूनिक अपॉर्चुनिटी मिली और ग्रामीण क्षेत्रों के यूथ को एम्प्लॉयमेंट का नया रास्ता मिला। लैंड रिफॉर्म का एक सबसे बड़ा पोर्शन ये रहा कि लैंड रिकॉर्ड अच्छे से मैनेज हो पाया और इस लैंड रिकॉर्ड के माध्यम से फ्यूचर में जो फिनटेक कंपनीज हैं, जो पेमेंट बैंक्स हैं, उन्हें लेंडिंग कर सकते हैं। जो टेनेंसी रिफॉर्म है वो टेनेंसी रिलेशनशिप के रेगुलेटिंग एस्पेक्ट के इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते हैं, जैसे कि क्रॉप शेयर है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है और टेनेंट्स की बार्गेनिंग पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोफेसर VM राव कहते हैं लैंड रिफॉर्म हैव टू सर्व एज ए लिंक हेल्पिंग इंटीग्रेशन ऑफ ग्रोथ पॉलिसीज विद पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। लैंड रिफॉर्म्स वो लिंक की तरह है जो कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के साथ ग्रोथ की पॉलिसीज़ को इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है। एक्चुअली हम हमारे कंट्री में कभी भी इगैलिटेरियन सोसाइटी को डेवलप नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, जब तक कि ये लैंड रिफॉर्म अच्छी तरीके से एफिशिएंटली वर्क नहीं करते। जिस तरीके से फार्मर्स का डिस्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्टिविटी का लेवल घटता जा रहा है, सुसाइड के केस भी देखने को मिलते हैं, ये सभी रूरल डिस्ट्रेस को एलिवेट करते हैं। चूँकि ये एजेंडा आज भी अनफिनिश्ड है, इन सारे कंस्ट्रेंट को ओवरकम करने के लिए एक बेहतर और एफिशिएंट लैंड रिफॉर्म मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। उसे अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। इस वीडियो का PDF आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नोट्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।